जय हिंद। पेडागोजी 456 में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने दर्पण के प्रकार देखा था और दर्पण देखा था। दर्पण कितने प्रकार का होता है और दर्पण क्या होता है। तो आज हम लोग उसी में से एक दर्पण समतल दर्पण को देखेंगे। तो ये समतल दर्पण और इसको अंग्रेजी में हम लोग प्लेन मिरर बोलते हैं। तो पिछले क्लास में हम समतल दर्पण का डेफिनेशन दिए हुए थे कि समतल दर्पण वैसा परावर्तक सतह जिसका सतह एकदम चिकना हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, समतल दर्पण बोलेंगे। तो देखिए, समतल दर्पण से जब ये हमारा समतल दर्पण हो गया, एक सतह जो है ये चिकना सतह है और इसके नीचे एक भाग में, नीचे करने का मतलब एक साइड में हम लोग क्या करते हैं, कलई कर देते हैं। कलई करने का मतलब कि रंगते हैं। तो रंगते हैं तो किस चीज़ से रंगते हैं, तो AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड से हम लोग इसको रंग देते हैं। तो जब समतल दर्पण से परावर्तन होता है तो समतल दर्पण से परावर्तन आप ऐसे समझिए कि ये हमारा कोई सतह है और ये सतह समतल है। तो इससे जो परावर्तन होगा तो ये आने वाली किरण हो गई। आने वाली किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, और ये जो जाने वाली किरण हो गई इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। ये आने वाली और ये जाने वाली किरण हो गई, और बीच में हम लोग अपने से एक चीज़ खींच देते हैं, एक लाइन खींच देते हैं, इसको हम लोग अभिलंब बोलते हैं। वही चीज़ हम यहाँ पे भी लिखे हुए हैं कि आने वाली किरण जो हो गई आपतित किरण होगी, जाने वाली किरण को हम लोग परावर्तित किरण बोलेंगे। और हम लोग अपने से बीच में एक लाइन खींच लेते हैं जिसको हम लोग अभिलंब बोलते हैं। तो आने वाली किरण यानी कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और ये जो हमारा अभिलंब होता है, तीनों एक ही बिंदु पे होता है, मतलब कोप्लेनर होता है। अगर मान के चलिए कि हमारा ये एक दर्पण हो गया, समतल दर्पण हो गया, इसको हम लोग कलई कर देते हैं। तो एक हमारा आने वाली किरण यहाँ पे हो गई और परावर्तित किरण हम लोग यहाँ दर्शा देते हैं, और जो हमारा अभिलंब है ये इसको इधर दर्शा देते हैं। तो क्या इस सरफेस से परावर्तन का नियम पालन होगा? संभव ही नहीं है, क्योंकि ये तीनों लाइन, ये रेखा और ये रेखा, तीनों का प्लेन क्या है, अलग अलग है। तो परावर्तन होने के लिए तीनों रेखाओं को एक प्लेन पे होना चाहिए। चलिए अब हम लोग अभिलंब को समझ लेते हैं कि अभिलंब का काम क्या होता है। तो देखिए, अभिलंब का काम सिर्फ इतना होता है कि ये कोण मापने का काम करता है। तो अभिलंब और ये हमारा अभिलंब हो गया, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में, ये आपतित किरण हो गया और ये अभिलंब हो गया। इसके बीच में जो कोण बनता है ये, इसको आपतन कोण बोलते हैं और इसको I से सूचित करते हैं। और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच में, ये परावर्तित किरण हो गया, तो ये अभिलंब और ये परावर्तित किरण, इसके बीच में जो कोण बनता है उसको हम लोग परावर्तन कोण बोलते हैं। इंग्लिश में रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं। इसको R से सूचित करते हैं। तो रंगने के लिए हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग समझते हैं कि दर्पण का निर्माण कैसे होता है। तो दर्पण का निर्माण ग्लूकोज से होता है। और अब हम लोग देख लेते हैं समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों आपस में बराबर होती है। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम दर्पण के सामने 10 मीटर की दूरी पर खड़े हैं तो दर्पण के अंदर भी 10 मीटर पीछे ही प्रतिबिंब बनेगा। इसको ऐसे समझ लेते हैं कि ये अगर हमारा यहाँ पे दर्पण है, समतल दर्पण, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है और इसकी दूरी 10 मीटर है। तो दर्पण में इसके पीछे इस व्यक्ति का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे भी कितना दूर पर बनेगा, तो 10 मीटर
दूरी पर ही बनेगा। समझ रहे हैं? जितना दूरी पे वस्तु रहेगा उतना दूरी पे उसका प्रतिबिंब भी दर्पण के अंदर बनेगा। और प्रतिबिंब जो बनता है वो वस्तु के बराबर होता है। यानी कि अगर इसका हाइट, इस व्यक्ति का हाइट यहाँ से अगर 5 फीट 8 इंच है तो ये जो प्रतिबिंब इधर बनेगा ये भी कितना का बनेगा? 5 फीट 8 इंच का ही बनेगा। और तीसरा बिंदु है कि दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है सर्व उल्टा बनता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम दर्पण के सामने खड़े हो जाएंगे और हम अपना अगर दायां हाथ उठाएंगे, दायां हाथ ये उठाएंगे तो जो हमारा दर्पण के में प्रतिबिंब बनेगा वो उसका बायां हाथ उठता हुआ दिखाई देगा। कहने का मतलब यही है। और ये काल्पनिक दर्पण में, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब कैसा होता है? वो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। इसका कहने का मतलब ये हो गया कि जो दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। दर्पण से संबंधित तथ्य समझ लेते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को अपना पूरा शरीर दर्पण में देखना होगा तो उसे दर्पण की लंबाई कम से कम आधी होनी चाहिए। उस व्यक्ति के शरीर की लंबाई की आधी लंबाई होनी चाहिए दर्पण की, तभी वो व्यक्ति अपना पूरा शरीर दर्पण में देख पाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर व्यक्ति 5 फीट का है, व्यक्ति 5 फीट का रहेगा तो पूरा शरीर देखने के लिए दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए? कम से कम 2.5 फीट होनी चाहिए। अगर व्यक्ति 8 फीट का है तो उसे अपना पूरा शरीर देखने के लिए 4 फीट लंबाई वाले दर्पण के सामने खड़ा होना होगा, तभी वो अपना पूरा शरीर देख पाएगा। दूसरा तथ्य है कि व्यक्ति की चाल जो होता है वो क्या होता है? प्रतिबिंब की चाल जो होती है दुगना होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम बाहर, अगर इस साइड में बाहर दौड़ा जाए, दर्पण के सामने खड़े होकर के दौड़ेंगे तो हमें दर्पण के बाहर अगर हमारा चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा होगा तो दर्पण के इस साइड हमारा जो चाल दिखाई, दर्पण के अंदर जो हमारा चाल दिखाई देगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा दिखाई देगा। तीसरा पॉइंट है कि दर्पण को अगर थीटा कोण पे घुमाएंगे, दर्पण को थीटा कोण पर घुमाएंगे तो प्रतिबिंब 2 थीटा कोण पर घूम जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि अगर दर्पण को हम लोग तो 2 डिग्री पे, दर्पण को अगर हम लोग 2 डिग्री पे घुमा रहे हैं, ये दर्पण अगर 2 डिग्री पे घूमेगा तो इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण में वो प्रतिबिंब कितना डिग्री पे घूम जाएगा? 4 डिग्री पे। प्रतिबिंब 4 डिग्री पे घूम जाएगा। चौथा अगर बात करें प्रतिबिंब की संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे, तो प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए हम लोगों को अगर 2 फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। जब सम नंबर आएगा तो 360/थीटा -1 करेंगे और जब विषम रहेगा तो 360 में थीटा कर देंगे। इसका इस तरह से समझ लीजिए, मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति है दर्पण के सामने खड़ा है, 2 दर्पण लगा हुआ है, एक दर्पण इस साइड में और एक दर्पण इस साइड में लगा हुआ है और दोनों दर्पण 60 डिग्री पे झुका हुआ है। दोनों दर्पण 60 डिग्री पे झुका हुआ है। झुकाव है कितना का? 60 डिग्री का झुकाव है। तो इसमें अगर हमें प्रतिबिंब की संख्या निकालनी होगी तो प्रतिबिंब की संख्या कैसे निकालेंगे? तो प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 360/थीटा करेंगे। तो जब 360/थीटा करेंगे और थीटा का मान हम लोगों को कितना है? 60 डिग्री है।
ये कट जाएगा 6 बार में, तो ये नंबर कैसा आ गया, 6 कैसा आ गया, सम आ गया। आ रहा है हमें, उसमें से हम एक घटा लेंगे। और हम लोग देखते हैं कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। एक चीज़ और इसमें समझ लेते हैं दर्पण में, कि जब दर्पण 0 डिग्री पे झुका रहेगा, दर्पण का झुकाव कितना डिग्री पे रहेगा, 0 डिग्री पे रहेगा। झुकाव कोण कितना होना चाहिए, जीरो डिग्री जब रहेगा तब प्रतिबिंब कितना होगा, प्रतिबिंब कितना होगा, तो वही फार्मूला थीटा 360 बट्टा थीटा, यानी कि 360 बट्टा में 0। तो जब 0 डिग्री पे दो समतल दर्पण झुका रहेगा तो उसमें बने प्रतिबिंब की संख्या अनगिनत हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसका उपयोग समझ लेते हैं। तो उपयोग कहाँ होता है, परिदर्शी, यानी इसको इंग्लिश में पेरिस्कोप बोलते हैं, आईना लुकिंग ग्लास इंग्लिश में बोलते हैं, और बहुरूप प्रदर्शी कैलियोडोस्कोप इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं। तो देखिए परिदर्शी का उपयोग कहाँ पे होता है, तो परिदर्शी का उपयोग पनडुब्बियों में होता है। परिदर्शी में जो समतल दर्पण रहता है वो 45 डिग्री पे झुका हुआ होता है। तो जब पनडुब्बी में इसका उपयोग होता है तो पनडुब्बी पानी के नीचे रहने वाली वस्तु है, और पानी के सतह पे जब इसको देखना होगा, पानी के अंदर रहते हुए ही इस पनडुब्बी को बाहर की वस्तुओं को देखना होगा, तो ये जो होता है ये पेरिस्कोप होता है, ये जो भाग होता है ये पेरिस्कोप होता है। और इस पेरिस्कोप में यहाँ पे एक कोई जहाज़ है, मान लेते हैं टाइटैनिक कोई जहाज़ है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक दर्पण समतल दर्पण लगा दिया जाता है। कितना डिग्री पे, तो ये 45 डिग्री पे लगा हुआ होता है। तो यहाँ पे लगा रहेगा, तो जैसे ये प्रतिबिंब आएगा, इसको प्रतिबिंब को क्या करेगा, इधर नीचे फेंक देगा, नीचे की ओर। ये जो प्रतिबिंब बनेगा, इसका प्रतिबिंब जो बनेगा इस पे ये नीचे की ओर दिखा देगा। तो जब नीचे की ओर दिखाएगा तो मान के चलिए यहाँ व्यक्ति है, तो इसके ओर आएगा देखने के लिए, तो जस्ट इसके सामने ही यहाँ पे भी एक कोण, एक समतल दर्पण का इस्तेमाल कर दिया जाता है, ये भी 45 डिग्री पे होता है। तो जैसे ये प्रतिबिंब नीचे की ओर आएगा, ये प्रतिबिंब नीचे की ओर आएगा और इस दर्पण पे टकराएगा, तो ये दर्पण क्या कर देगा, समतल दर्पण इस प्रतिबिंब को अब इधर फेंक देगा, इधर फेंक देगा। तो ये व्यक्ति यहाँ से देख लेगा कि वो जहाज़ कहाँ पे है।